सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्रेकडाउन वीडियो। एंड आई नो कि तुम लोगों को अभी इस फॉर्मेट की आदत नहीं है, बट गाइस ये हमारी मजबूरी है क्योंकि आजकल ऐसी ऐसी चीजें हो रही है कि मैं तुम्हें क्या ही बताऊं। फेसलेस चैनल्स अब सिक्योर नहीं है, तो बस अपनी सालों की मेहनत ऐसी बर्बाद होने थोड़ी ना दे सकते यार। सो गाइस प्लीज फॉर द सपोर्ट थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, बाकी तुम्हें आदत हो जाएगी। तो चलो फिर आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तुम्हारे इस पार्ट की स्टार्टिंग में एक्जैक्टली उसी मोमेंट से होती है जहाँ पे लास्ट वीडियो एंड हुआ था, और हाल यहाँ पे मूलन ग्रासलैंड में पहुंच जाता है बाकी सारे नेंस एंड सोल के जो कल्टिवेटर से उनके साथ। लेकिन अब ये सनकुन के केव की तलाश में निकल तो पड़े थे, लेकिन इन्हें वहाँ पर क्या सरप्राइज मिलता है ये देखने वाली बात होगी। तो यहाँ पर वीडियो की स्टार्टिंग में ही सबसे पहले हमें मूलन रेस के उन सारे लोगों को दिखाया जाता है जो कि एल्डर किन के साथ यहाँ पे मौजूद थे, और बेसिकली जो हेवनली ईस्ट के लोग थे उन लोगों को ये लोग चुन चुन के मार रहे थे। इस दौरान एल्डर किन कहने लगता है कि अपने अपने नाम बताओ, क्योंकि मैं जिन लोगों का नाम नहीं होता उन लोगों को मारता नहीं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि सभी के करके अपने अपने सेक्ट का नाम बताने लगते हैं, जिनमें बहुत से शैडो सेक्ट के मेंबर्स भी मौजूद थे, और इन लोगों को गर्दन से इन सब ने दबोच के रखा था। साथ ही यहाँ पर फ्लोइंग माइंड सेक्ट का वांग ज़ेंग भी मौजूद था। अब इन तीनों बंदों का नाम सुनते साथ ही वो बंदा कहने लगता है कि ठीक है फिर अब से मैं तुम सबका नाम याद रखूंगा। ये कहते हुए वो इनकी बॉडी को एक्सप्लोड करा देता है। इसी के साथ ये जो किन नाम का बंदा था ना, वो यहाँ पे कहने लगता है कि वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी, ये जो सो कॉल्ड 9 नेशन यूनियन के जो लोग है ना, ये लोग बिल्कुल भी ताकतवर नहीं है। अब जब यहाँ पर 2 रफ कल्टिवेटर्स भी मौजूद है, जिन्हें देखकर वो किन नाम का बंदा कहने लगता है कि वैसे एक बात बताओ, इन सब का तो मुझे पता चलता है कि ये लोग आपस में यूनाइटेड है, इसलिए ये लोग यहाँ पर मुझसे फाइट करने आए, लेकिन तुम यहाँ पे अपने नाक घुसाने क्यों आ गई? ये कहते हुए यहाँ पे जो किनवेन है, जो कि असल में येलो सैंड ट्राइब जो कि मूलन रेस से ही बिलोंग करता है, वो यहाँ अपने पीक अर्ली नेंसन सोल की जो कल्टीवेशन है ना, उसे रिवील करते हुए इन्हें डराने की कोशिश करता है। तभी यहाँ पे वो हंसने लगता है, कहता है कि अरे एक मिनट, कहीं प्यार का चक्कर तो नहीं है? कहीं तुम जिससे प्यार करती हो वो इन लोगों में तो बिलोंग नहीं करता, और इसी के लिए तुम यहाँ पर अपनी जान देने के लिए आ गई? ये कहते हुए वो हंसने लगता है और जाकर सीधा इसका मुंह पकड़ लेता है। कहने लगता है कि वैसे एक बात बताओ, खूबसूरत तो तुम बहुत हो, और मेरे ख्याल से तुम परफेक्ट होगी मेरी कॉन्क्यूबाइन बनने के लिए, जिसके बाद तुम मेरे जो मूलन रेस की, स्पेशली हमारे मूलन येलो सैंड ट्राइब की जो डुअल कल्टीवेशन आर्ट है, इसका भी मजा चख लोगी। तुम्हें पता चलेगा कि आखिर ये जो कल्टीवेशन है ना, ये कितने कमाल की है। लेकिन तभी सीनियर उससे कहने लगती है कि किनवेन, क्या तुम ऐसे ही अपने जूनियर को ट्रीट करते हो? ये कहते हुए वो उसके करीब जाता है, कहने लगता है वैसे खूबसूरत तो तुम भी हो, पर तभी वो उसके मुंह पे थूक देती है। देखकर वो कहने लगता है कि मानना पड़ेगा, हेवनली साउथ के जो लोग है ना, इनका टेम्पर बहुत ज्यादा है, पर कोई बात नहीं, तुम बहुत ही जल्द अपने कंपेनियंस को ज्वाइन करने वाली हो। तभी यहाँ जो सीनियर ब्रदर है वो आ जाते हैं और आते साथ ही इनके ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन एल्डर ले के ऊपर भी काफी जानलेवा हमला हो जाता है, जिसके चलते एल्डर ले यहाँ पे मलबे के नीचे दब जाते हैं। अब यहाँ पे जैसे तैसे वो अपनी जान बचा लेते हैं, तो जो किनवेई था ना, वो कहने लगता है कि बताओ तो आखिर तुम्हारा नाम क्या है? जिस पे यहाँ पे एल्डर बताने लगते हैं कि मैं येरोमैपल वैली का एल्डर ले वाने हूँ, और चाहे जो हो जाए, ये जो बैटल चल रही है ना, इसमें मैं तुम्हारा रास्ता रोकने के लिए खड़ा हूँ, और भले ही मैं तुम्हें मार ना पाऊँ, लेकिन मैं तुम्हें कुछ देर के लिए टाल तो सकता हूँ। ये कहते हुए वो किनवेन के ऊपर हमला करने के लिए अपने आर्टिफैक्ट्स को बाहर निकाल लेते हैं, जहाँ वो उन सबको मर्ज करते हुए एक जायंट से थंडर स्वॉर्ड को फॉर्म कर लेते हैं। और जैसे वो यहाँ पे किनवेन के ऊपर हमला करते हैं, किनवेन तभी यहाँ पे एक सैंड स्टॉर्म को क्रिएट करते हुए उसके ऊपर हमला कर देते हैं, जिसके चलते वो उसके अंदर फंस जाता है। लेकिन इस दौरान किनवेन उस सैंड स्टॉर्म के बीच में काफी सारे स्लैश अटैक को भी कर देता है, जिसके चलते एल्डर ले जो है वो काफी दूर जा गिरते हैं, और तभी कुछ और स्लैश अटैक जैसे उसकी तरफ बढ़ते हैं, तभी यहाँ पे काफी सारे स्वॉर्ड्स आकर एल्डर ले की जान बचा लेते हैं। उसके आसपास एक फॉर्मेशन को ये सेट कर देते हैं, जिसके बाद ये सारे स्वॉर्ड हवा में स्पिन करते हुए तेजी से उस बंदे की ओर हमला करने लगते हैं। लेकिन यहाँ जो किनवेन था वो उन सभी को रोक लेता और कहने लगता है कि बताओ अब आखिर तुम कौन से नमूने हो? लेकिन यहाँ पे हानली आते साथ ही कहने लगता है कि तुम इस लायक ही नहीं हो कि तुम जान सको कि मैं कौन हूँ। ये कहते हुए हानली ना इस बंदे को लिटा लिटा के मारता है, इतनी दूर ले जाके मारता है कि उसको बैकअप का मौका तक नहीं मिल पाता। जिसके बाद इसकी सही से पैंट बचाने के बाद जैसे ही हानली इन सभी के सामने ट्रूली रिवील करता है ना अपने अपीयरेंस को, तो उसे देखते साथ ही इसके पुराने दोस्त, उसकी टीचर, सभी लोग देख के हैरान थे। तभी यहाँ पे किनवेन को देखकर वो कहने लगता है कि वैसे मानना पड़ेगा, जो यहाँ पे स्पेल वॉरियर्स होते हैं उनके भी अलग अलग रैंक्स होते हैं, और तुमसे पहले जिस बंदे का मैंने सामना किया था वो तुमसे काफी ज्यादा वीक था। लेकिन यहाँ पे किनवेन कहने लगता है कि देखो एक बात मैं साफ साफ बता दूं, ये 9 नेशन यूनियन और हमारे मूलन रेस के बीच का मामला है, तुम यहाँ पे दखल मत दो। यहाँ पे किन्मो भी क्लियर कर देता है कि हाँ, मुझे भी तुम्हारे बीच बोलने का कोई शौक नहीं है, मैं तो बस यहाँ पर अपने जो पुराने दोस्त हैं उन लोगों की जान बचाने के लिए आया हूँ, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम भी मेरे रास्ते में ना हो। मैं बस उन्हें यहाँ पे ले जाने आया हूँ, और मैं उन्हें ले जा के रहूंगा, और इस बीच जो भी मेरे रास्ते में आएगा ना, उससे मैं मौत के घाट उतार दूंगा। लेकिन अब जब मैं नजर डाल रहा हूँ ना, लेकिन अब जब मैं इन सब की तरफ देख रहा हूँ, तो मुझे देख के पता चल रहा है कि तुम कितने बड़े वाले खून के भूखे हो। तुमने तो किसी को भी यहाँ पे नहीं छोड़ा, इसलिए अब मैं ये चाहता हूँ कि तुम यहाँ से चुपचाप चले जाओ। अब हानली का टोन सुनते साथ ही जो किनवेन है वो कहने लगता है कि वैसे काफी अरसा हो गया है किसी ने मुझसे इस टोन में बात की है, तो अब मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम्हारे पास ऐसी कौन सी ताकत
ताकत है जिसके दम पर तुम मेरे सामने इतना ज्यादा उछल रहे हो। ये कहते हुए वो एक फॉर्मेशन को कास्ट करता है जिसके जरिए से जमीन के अंदर एक पोर्टल टाइप का बनता है और इसके अंदर से एक अर्थ लैंड वाला जो बीस्ट है वो बाहर आता है। इसी के साथ वो यहाँ पर अपनी बाइंडिंग आर्ट का यूज करते हुए इन दोनों बीस्ट को कंट्रोल करते हुए हानली के ऊपर इन्हें छोड़ देता है। लेकिन हानली इनके हर एक अटैक से खुद को बचाने के लिए अपने स्वॉर्ड फॉर्मेशन को एज अ शील्ड के तौर पे यूज करता है, लेकिन इससे वो भी जानता है कि ज्यादा देर तक मैं खुद को नहीं बचाने वाला। इसी के चलते वो यहाँ पर अपने पास से हाल ही में हासिल किया गया वो आर्टिफैक्ट निकालता है जिसके जरिए से वो यहाँ इन दोनों बीस्ट को पलक झपकते ही पूरी तरीके से बर्फ में जमा देता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वो बंदा हानली के इस अटैक को भी बहुत इजीली काउंटर कर लेता है और यहाँ जो बर्फ के जरिए से उसने ड्रैगन्स को फ्रीज किया था ना उसे भी वो नलिफाई कर देता है। अब यहाँ उसकी एबिलिटीज को देखकर हानली उससे कहने लगता है कि तुम्हारे पास जितनी भी डिवाइन एबिलिटीज है आज सबका यूज कर डालो, क्योंकि मैं और ज्यादा एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास कौन कौन सी ताकत है। मुझे तुम्हारे ये जो माउंटेन स्पिरिट टेक्निक्स है ना इसके पावर के ऊपर काफी इंटरेस्ट आ रहा है, मैं जानना चाहता हूँ इसके बारे में और ज्यादा। जो देखकर यहाँ पे ये जो बंदा था ना ये कहने लगता है कि वैसे मानना पड़ेगा तुम्हारी जो डेविलिश आर्ट है ना ये काफी ज्यादा फॉर्मिडेबल है और जिसका मतलब तुम किसी 6 डेविल दाओ सेक्ट के मेंबर हो। अब ये सुनकर ना हानली कहने लगता है कि क्या एक दाओ सेक्ट का है। हानली तभी स्माइल करता है, कहने लगता है कि लगता है तुम मेरे बारे में ना कुछ ज्यादा ही उम्मीदें रख रहे हो। वैसे मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि फिलहाल बेहतर तुम्हारे लिए यही है कि तुम चुपचाप यहाँ से अपने लोगों को लेकर निकल जाओ, वरना एक बार मेरी सटक गई ना फिर मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अब ये कहते साथ ही हानली अपने गोल्ड डिवोरिंग बीटल्स को एक्टिवेट कर लेता है। यहाँ पे उन्हें देखते साथ ही ये बंदा पूरी तरीके से स्पीचलेस हो चुका था, जो कि अब तक यहाँ पर अपने आगे एक शील्ड को प्रिपेयर करने में लगा हुआ था और वो कहने लगता है कि क्यों आखिर ये लोग यहाँ पर क्या करने आए हैं, आखिर हेवनली साउथ में इनका क्या काम है। अब यहाँ पे किनवेन के चेहरे के ऊपर ना जो डर था वो साफ देखा जा सकता था और वो इमीडिएटली यहाँ से भागने के बारे में सोचने लगता है। जैसे ही हानली अपने बीटल्स को ऑर्डर देता है ना उसे मारने के लिए, तो तब यहाँ से वो बंदा उल्टे पैर भागने लगता है, जो देखकर उसके साथी भी उसको फॉलो करने लगते हैं। वो मन में कहने लगता है कि मुझे यहाँ पे कभी आना ही नहीं चाहिए था और अब मुझे जल्द से जल्द जाकर सबसे पहले अपने ट्राइब के लोगों को वार्न करना होगा कि एक बहुत बड़ा खतरा इस वक्त हमारी ओर बढ़ रहा है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहा था ना तब तक के जो बीटल्स थी वो भी इसका पीछा करते हुए इसके करीब आ जाती है, जो देखकर इसके जो लोग थे ना वो रोकने के लिए आगे आ जाते हैं, लेकिन ये बीटल पलक झपकते ही चट कर जाते हैं। अब उन्हें भागता हुआ देखकर हानली भी यहाँ पे रुक जाता है, जो देखकर सिल्वर मून कहने लगती है कि मास्टर क्या हुआ, क्या हम उसे चेज नहीं कर रहे। लेकिन हानली जानता था कि इस वक्त दुश्मन को मारने से ज्यादा मुझे अपने लोगों की जान बचानी होगी, इसलिए वो अपने बीटल्स को बुला लेता है। वही दूसरी तरफ जो एल्डर ली थे ना उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। अब यहाँ पे हानली जैसे इनके पास पहुंचता है तो वो उसे देखते साथ ही सीनियर कहते हुए रिस्पेक्ट देता है और अपनी जान बचाने के लिए शुक्रिया अदा करता है। अब गाइस मैं तुम्हें यहाँ पे बता दूं जो एल्डर ले है ना वो इस वक्त हानली को बिल्कुल भी रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते और वो यहाँ पर रिस्पेक्ट के साथ उसे पूछने लगते हैं कि क्या मैं जान सकता हूँ कि सीनियर आखिर आपका नाम क्या है। जिस पे हानली स्माइल करता है, कहने लगता है कि मुझे लगता है शायद मार्शल अंकल ली मुझे पहचान नहीं पाए कि आखिर मैं हूँ कौन। अब गाइस तभी हमें यहाँ पर एक बहुत ही पुराना सीन दिखाया जाता है। अब अगर तुमने जो येलो मैपल वैली वाला आर्क देखा होगा ना जहाँ पर हानली यहाँ फाइट कर रहा था, लेकिन यहाँ पे जो एल्डर ले है वो सही वक्त रहते एक बार हानली की जान बचा लेते आकर और तब हानली को फॉर द फर्स्ट टाइम उनका नाम पता चला था और यही सीन आज रिपीट हुई और कहीं ना कहीं हानली ने अपना पुराना जो कर्जा था ना उसे उतार दिया था। और तभी एल्डर ले ने उसे कहा था कि तुम मुझे आज से अपना मार्शल अंकल ले कह के बुला सकते हो। जिसके बाद प्रेजेंट टाइम में हानली कहने लगता है कि आपको अगर याद होगा तो मैं वही लड़का हूँ जिसने आपको परेशान किया था और जिसकी आपने जान बचाई थी। मैं आपके उस एहसान को कभी नहीं भूला। येलो मैपल वैली में वो जो इंसिडेंट हुआ था मुझे आज भी याद है। अब ये सुनकर एल्डर ले को यकीन नहीं होता, तभी वो कहने लगता है कि क्या ये सच है। तभी पीछे खड़ी सीनियर और जो वेइन यांग है वो हाँ में सिर को हिलाते हुए कहने लगती है कि हाँ ये वही हानली है। तभी यहाँ पे वेइन यांग कहने लगती है कि मैंने इसे एक बार में ही पहचान लिया। अब यहाँ पे उसे जूनियर ब्रदर कहते हुए जैसे वो इंट्रोड्यूस कराती है ना तभी सीनियर कहने लगती है कि वेइन यांग आखिर तुम क्या कर रही हो। लेकिन हानली उसे कहने लगता है कि सीनियर सिस्टर जाओ आप बिल्कुल सही कर रही है, मैं आज भी आपके लिए आपका जूनियर ब्रदर ही हूँ और इतने अरसे बाद तुमसे मिलकर मुझे अच्छा लग रहा है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि सीनियर भी हानली से कहने लगती है कि हाँ काफी अरसे बाद हम मिल रहे हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो एल्डर ली है ना वो उसे काफी ज्यादा रिस्पेक्ट दे रहे थे और फॉर्मली बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हानली उसे कहने लगता है कि आप मेरे मार्शल अंकल हैं, आप मेरे साथ इतना फॉर्मल मत होइए। लेकिन यहाँ पे एल्डर ली को तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि हानली इतनी जल्दी और इतने कम वक्त में नैनसन सोल के अर्ली स्टेज पे ब्रेक थ्रू कर चुका है। अब फिलहाल के लिए ये लोग बातचीत करते हैं, लेकिन हानली कहने लगता है कि ये जगह बिल्कुल भी सही नहीं है, हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा। और तभी वो अपने पास से अपनी वाइन राइडिंग कैरियर को बाहर निकालता है जिसे कि उसने यहाँ पे माउंटेन स्पेल वॉरियर से हासिल किया था। अब यहाँ पे ये लोग इसके ऊपर सवार होकर यहाँ से काफी स्पीड से निकल जाते हैं, लेकिन जो मिस जोंग थी ना यानी कि वेइन यांग वो यहाँ पे कहने लगते हैं कि वैसे एक बात बताऊं, जिस भी मुलान सेज ने इस चीज को खोया होगा ना उसका दिल टूट गया होगा कि भाई उसका इतना पावरफुल और इतना कमाल का एक वाइन कैरियर ऐसे ही उसके हाथ से फिसल गया। ये कहते हुए वो उसे हानली कहने वाली थी, पर तभी उसे याद आता है कि अब हानली और इसके बीच का कल्टीवेशन गैप बहुत ज्यादा है, तो वो रुक जाती है। लेकिन हानली उसे कहने लगता है कि कोई बात नहीं, आपको जो सही लगे आप मुझे वो कह के बुला सकती हो, मैं आज भी आपके लिए आपका जूनियर ही
ही हार्ली बताने लगता है कि उस बंदे को तो मैंने बहुत बुरी तरीके से पीट दिया और इस वक्त वो बहुत ही ज्यादा इंजर्ड सिचुएशन में और वो डेस्परेटली कोई सूटेबल बॉडी को तलाश कर रहा होगा ताकि वो जल्द से जल्द उसे पोसेस करके अपनी कल्टीवेशन को रिस्टोर कर पाए। तो उसके पास कहाँ ये वक्त होगा इस कैरियर के बारे में सोचने का। वैसे एक बात बताइए कि सीनियर सिस्टर और एल्डरली, आखिर आप लोग यहाँ फेंग युआन जैसे इतनी खतरनाक जगह पर क्या कर रहे हैं? यह सुनकर सभी लोग साइलेंट हो जाते हैं। तभी सीनियर बताने लगती है कि ये बहुत लंबी कहानी है और ये सब कुछ तब शुरू हुआ जब डेविल दाओ ऐसे ही हमारे बीच घुसपैठ कर गया। तो जो 7 सेक्टर थे ना वो पूरी तरीके से हार चुके, इसके हाथों में इन लोगों ने अपना सब कुछ गवा दिया। रही बात स्पिरिट बीस्ट माउंटेन और हेवनली इंपीरियल फोर्टेस्ट की, तो इन लोगों ने डर के मारे दुश्मनों के साथ हाथ मिला लिए और ये दुश्मन से जा मिले, जिसके चलते जो बचे हुए 5 सेक्ट थे इनकी हालत और ज्यादा बिगड़ गई। इसी के चलते हम सभी लोगों ने डिसाइड किया कि अब हम लोग साउथ की तरफ बढ़ेंगे और वहाँ पर जाकर 9 नेशन यूनियन में पनाह लेंगे। लेकिन यहाँ पर भी माहौल पूरी तरीके से बिगड़ चुका है। तभी यहाँ पे सीनियर बताने लगती है कि पर रास्ते में मैंने एज अ रफ कल्टीवेटर होने के नाते काफी सारे डेविल दाओ कल्टीवेटर्स को मार गिराया। मैं काफी वक्त तक इन लोगों में उलझी रही और इसी के चलते जो बाद में जो स्टेज ऑफ द वॉर हुआ ना उसमें भी मुझे हिस्सा लेने के लिए आना पड़ा। इसी के चलते हालात बिगड़ गए और मुझे फिर वहाँ से भागना पड़ा और फिर मैं यहाँ पे फेंग युआन सिटी में आ गई, जहाँ पर मुझे मास्क्ड मून सेक्टर के एक ओल्ड फ्रेंड मिल गया जिसने की मेरी मदद की और फाइनली मुझे इससे फेंग युआन वैली के पास ही एक रहने की ठीक ठाक जगह मिल गई, जहाँ पर मैं बाकी के लोगों के साथ छिपी रही थी। अब यहाँ पे पूरी कहानी जानने के बाद जो हार्ली है वो समझ आता है कि इनके साथ क्या हुआ और वो बताने लगता है कि अब क्योंकि मुलान ट्राइब के लोग यहाँ पे आ चुके हैं तो इसके चलते जो मोस्ट ऑफ द फेंग युआन सिटी है ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक जगह बन चुकी है। अब यहाँ पे ये कहते हुए जो उसका मार्शल अंकल ली है उसके पास जाने लगता है, लेकिन उसे अभी भी उससे बात करने में हेजिटेशन हो रही थी। तो इसलिए हार्ली अब यहाँ पर मार्शल अंकल ली को ना फेलो दाओइस्ट कह के उसे इक्वल की इज्जत प्रोवाइड कराता है, जिसके चलते तो भाई उसे भी अजीब लगता है और फिर वो पूछने लगता है कि बताइए फेलो दाओइस्ट ली, आखिर आपका यहाँ पे कैसे आना हुआ? जिसमें वो खड़े हो जाते हैं और बताने लगते हैं कि येलो मैपल वैली पहले की तरह अब नहीं रही है, वो पूरी तरीके से कमजोर हो चुकी है और उसकी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो भी पहले से ज्यादा कमजोर हो चुकी है। इसीलिए मेरे पास और कोई चारा नहीं रहा और मुझे ना चाहते हुए भी यहाँ पे आना पड़ा और मैं यहाँ पर सीनियर सिस्टर और बाकी जो लोग हैं उन सभी से रिक्वेस्ट करने के लिए आया था कि येलो मैपल वैली में वापस चले। लेकिन मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं इस दौरान मुलान रेस के लोगों से मिल पाऊंगा और उससे भी बढ़कर ये कि मैं पुराने जनरेशन के किसी यंग टैलेंटेड डिसाइपल से भी मिल पाऊंगा। मैंने कभी ये सपने में भी नहीं सोचा था। अब यहाँ पे ये कहते हुए वो वापस से जो सीनियर सिस्टर और बाकी लोग हैं कन्विंस करने की कोशिश करता है और कहता है कि येलो मैपल वैली इस वक्त बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन में है और इस वक्त आप लोगों की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो प्लीज प्लीज हमारे साथ वापस चलिए। अब तुम्हें यहाँ पे जो मिस जोंग थी वो बताने लगती है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि एक बार जो सीनियर होंगफू को डिसाइड कर ले तो कोई भी उनके माइंड को चेंज नहीं कर सकता। तभी यहाँ पे मिस होंगफू अपनी जगह से खड़ी हो जाती है और कहने लगती है कि जूनियर ब्रदर जब तुम यहाँ से वापस जाओ तो मास्टर को सारी बात बता देना और मुझे दुख है कि मैं वापस नहीं आ सकती। अब ये सुनकर एल्डर ले को बहुत ज्यादा अफसोस होता है, लेकिन यहाँ पे तभी उसकी नजर जाती है हार्ली पे और वो उससे कहने लगता है कि क्या आप हमारे साथ वापस से येलो मैपल वैली में जाना चाहोगे, क्योंकि इस वक्त जो आपकी कल्टीवेशन और जो पोटेंशियल है ना उसके चलते हमारे लोगों को बहुत ज्यादा फायदा होगा। हमारे जो यंग जनरेशन के स्टूडेंट है उन्हें भी काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगी। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एंसेस्टर लिंग हो अपने पूरे के पूरे सेक्ट की जिम्मेदारी ही आपके ऊपर सौंप दे और जिसके बाद आप इस येलो मैपल वैली के पूरी तरीके से मास्टर बन जाएंगे, आप खुद इसे ओन करेंगे। जिसमें हार्ली कहता है कि क्या येलो मैपल वैली वापस जाऊं, पर कैसे, क्योंकि इस वक्त मैं हेवनली दाओ अलायंस का जो ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेक्ट है उसका ग्रैंड एल्डर हूँ, इसीलिए इस वक्त मेरी ऐसी कोई भी इच्छा नहीं है कि मैं आपके सेक्टर को ज्वाइन करूँ। ये सुनकर तो भाई एल्डर ली को और बुरा लगता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो एल्डर ली है वो हार नहीं मानते और वो कहने लगते हैं कि अगर ऐसी बात है तो क्या सीनियर, क्या आप मेरे साथ चलना चाहो एक बार बस उस जगह को विजिट करने के लिए। हार्ली बताने लगता है कि येलो मैपल वैली में 3 ही लोग ऐसे हुआ करते थे जिनसे मैं सबसे ज्यादा करीब था। पहले मार्शल अंकल वू जो कि मुझे सेक्ट के अंदर लेके आए थे, जो मेरे बहुत करीब थे, उन्होंने मेरी बहुत मदद की। मार्शल अंकल माँ जो कि 100 मेडिसिन गार्डन से बिलोंग करते हैं और मेरे मास्टर ली हुआ युआन, और ये तीनों ही बहुत पहले गुजर चुके हैं। यहाँ तक कि जो येलो मैपल वैली का जो माउंटेन गेट है वो भी चेंज हो चुका है। तो अब आप बताइए, अब वहाँ पर कुछ भी नहीं बचा कि जिसे देखने के लिए मैं वहाँ पे जाऊँ। अब यहाँ पे रात का वक्त हो चुका था और यहाँ पे जो एल्डर ली थे उन्हें उनके डेस्टिनेशन में उतारने के बाद यहाँ से हार्ली जो मिस होंगवू है उनके साथ यहाँ से काफी दूर निकल जाता है। यहाँ पे देखने वाली बात ये थी कि जो एल्डर ली है ना उन्हें अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि बस 200 साल के इतने कम वक्त में ही हार्ली ने नैनसन सोल पे ब्रेक थ्रू कर लिया। वो कहने लगते हैं कि एक ऐसा लड़का जो कि सूडो स्पिरिचुअल रूट के साथ पैदा हुआ और 200 साल के अंदर में ही उसने ब्रेक थ्रू कर लिया नैनसन सोल पे। हाँ, इतना पावरफुल विल और इतना डीप फॉर्च्यून। सच बता रहा हूँ, मुझे नहीं लगता इस पूरे के पूरे हेवनली साउथ के आसपास भी कोई ऐसा कल्टीवेटर, कोई ऐसा बंदा होगा जो कि उसे हरा पाए। काश उस वक्त एंसेस्टर सही फैसला लेते। काश आज या इस वक्त एंसेस्टर होते, वो देख पाते कि उनका वो फैसला कितना ज्यादा गलत
था, वो कितने ज्यादा गलत थे इस लड़के के बारे में। कहते हुए वो यहाँ से चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि मिस जोंग अभी भी कुछ सोचे जा रही थी और फिर वो कहने लगती है कि मार्शल अंकल ली की बातों का बुरा मत मानना, असल में सारी जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पे है। अब येलो मैपल वैली के साथ जितने भी उसके रिलेशन है, जितने भी उसके अफेयर्स है आउटसाइड या फिर वो इनसाइड हो, सब कुछ उन्हीं की जिम्मेदारी है। यहाँ तक कि इस चक्कर में उनकी कल्टीवेशन भी बहुत ज्यादा डाउन हो चुकी है, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुझे लगता है कि शायद उनकी जान भी फिर खतरे में आ जाएगी। अब यहाँ पे थोड़ा सा माहौल टेंशन का हो जाता है। तभी हाल ही यहाँ पे सीनियर होंगपो से कहने लगता है कि जैसा कि आपने अपने रेजिडेंस का बताया, हम बहुत ही जल्द वहाँ पे पहुँचने वाले हैं। अब यहाँ पे मिस होंग को उसका शुक्रिया अदा करती है और कहने लगती है कि अगर तुम्हारे पास टाइम है तो तुम आ सकते हो, और हाँ वहाँ पर एक पुराना दोस्त भी है जो कि तुम्हारे इंतजार में है, तो शायद मुझे लगता है कि तुम्हें उनसे मिलकर बहुत खुशी होगी। ये सुनकर हाल ने पूरी तरीके से हैरान था और कहने लगता है कि क्या एक पुराना दोस्त। अभी अभी हम देखते हैं कि जैसे ही जिस लोकेशन को मिस होंगफो ने बताया था वहाँ पर हानली पहुँचता है तो यहाँ पर काफी सारे लोग मूलॉन रेस के जब इस शिप को देखते हैं तो वो सभी लोग डर जाते हैं। पर तभी यहाँ पे मिस होंगफो और यहाँ पे मिस जोंग को जैसे ही वो लोग देखते हैं तो वो समझ आते हैं कि यहाँ पर हमारी अलायंस लीडर आ चुकी है, जिसका मतलब ये है कि अब हम लोग खतरे में नहीं है। यहाँ पे सभी लोग अपने अलायंस लीडर को बहुत ही अच्छे से रिस्पेक्ट देते हुए ग्रीट करते हैं। तभी यहाँ पे हानली को जो मिस होंगफो है वो उसे इन लोगों के बीच जाने के लिए कहती है। इसी के साथ ये तीनों जैसे ही इनके बीच जाते हैं तो यहाँ पे गलियों के बीच से गुजरते हुए मिस होंगफो हानली को यहाँ पर सभी लोगों से मिलवाने लगती है। इस दौरान यहाँ पर जो बाकी के उसके जो बॉडीगार्ड्स थे ना वो उसे गार्ड करते हुए आगे की ओर जा रहे थे, लेकिन तभी यहाँ पे मिस होंगफो उनसे कहती है कि तुम लोग यहाँ से जा सकते हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और तुम लोगों को फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि मुझे चोट नहीं पहुंचाएगा। जो सुनकर यहाँ से वो दोनों लोग जाने लगते हैं। तभी यहाँ पे मिस होंग को यहाँ पे हानली को बताने लगती है कि जो राइचस दाओ और जो डेविल दाओ है ना, इन दोनों के बीच में ही काफी बरसों पुराने वक्त से दुश्मनी चलती हुई आ रही है। दोनों ही एक दूसरे के जानी दुश्मन है। इवन की काफी सारे ऐसे छोटे बड़े सेक्टर रहे हैं जो कि क्रॉस फायर की चपेट में आने की वजह से पूरी तरीके से तबाह और बर्बाद हो चुके हैं। और अब तो यहाँ पे बात 9 नेशन यूनियन तक आ चुकी है। यहाँ तक कि मूलान रेस वो अपने पैर पसारते हुए इस हद तक बढ़ चुकी है और इनके बीच सालों चल रही ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये भी अब एक बहुत बड़े जंग का शेप ले चुकी है। लेकिन सबसे ज्यादा सफर कौन करते हैं पता है? वो ये लोग हैं जो कि लो लेवल कल्टीवेटर्स हैं और जो मॉडल्स हैं, ये लोग सबसे ज्यादा इन सारे बैटल्स और जो भी क्रॉस फायर होता है इनसे सबसे ज्यादा सफर करते हैं, लेकिन इनके बारे में कोई भी परवाह नहीं करता। ये कहते हुए वो यहाँ से थोड़ा दूर चली जाती है। इस दौरान हानली ये सारी बातें सुनकर कहने लगता है कि तो आप ये कहना चाहती हैं कि आप और जो बाकी सारे जो गैदर्ड लोग हैं जो यहाँ पर आकर एक जगह पे इकट्ठा हुए हैं, वो और मार्शल अंकल, क्या आप सभी लोग यहाँ पर यही सोच कर आए थे कि आप लोग यहाँ पे पनाह लोगे, जिसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर ऐसे ही जो लोग बेसहारा लोग थे उन सबको यहाँ पे शेल्टर दिया? क्या मैं सही सोच रहा हूँ? जिसपे मिस होंग को यहाँ पे हाँ ने जवाब देती है और अपने सिर को हिलाती है। इस दौरान यहाँ एक बंदा आ जाता है जो कि आते साथ मिस होंग को लीडर कहते हुए ग्रीट करते हुए कहने लगता है कि असल में मुझे डेप्टी लीडर से काम है और मैं उन्हें तब से ढूंढ रहा हूँ। जिसके यहाँ पे जो मिस जोंग थी वो कहने लगती है कि ठीक है बताओ क्या काम है। ये कहते हुए वो उस बंदे के साथ चली जाती है और मिस होंग और हानली यहाँ अकेले होते हैं। यहाँ पे तभी मिस होंग बताने लगती है कि असल में फिलहाल के लिए मैं बस इतना ही कर सकती हूँ उन लोगों के लिए, क्योंकि पास्ट में हुआई वॉन ने मुझसे कहा था कि मैं उसके जाने के बाद उसके डिसाइपल्स का ख्याल रखूं, तो मुझे लगा कि शायद मैं जिसे भी चाहूँ उसे बचा सकती हूँ, इसलिए मैंने अपनी कोशिश जारी रखी और ऐसे करते करते मेरा सिलसिला बढ़ता रहा। मुझे फिर लगा कि क्यों ना मैं और लोगों की मदद करूँ, फिर मुझे लगा मुझे और मदद करनी चाहिए और ऐसे ही करते करते आज हम इतने सारे तादाद में एक जगह पे इकट्ठा हो गए। और सच बता रही हूँ हानली, जब जब मैं दूसरों की मदद करती हूँ ना मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। मेरे दिल से एक सुकून की आवाज आती है जो कि मुझे बार बार क्रूशियल मोमेंट में भी हैप्पीनेस का एहसास कराती है। मुझे लगता है कि मैं बहुत कुछ अच्छा कर रही हूँ। एक ऐसी फीलिंग जैसे कि शायद मैं एक हायर लेवल की कल्टीवेशन अचीव करने के बाद भी शायद फील ना कर पाऊँ। और इस चीज में जो पीस ऑफ माइंड है ना वो किसी और चीज में नहीं है। इसीलिए मैं तुम्हें भी यही सलाह दूंगी कि दूसरों की मदद करते रहा करो। तभी यहाँ पे पीस ऑफ माइंड का सुनकर ना हानली भी एक पल के लिए रुक जाता है। वो मन में सवाल करने लगता है खुद से कि तभी यहाँ पे मिस होंग बताने लगती है कि पर शुक्र है कि मैं अकेली नहीं हूँ जो कि सेम चीज फील करती है। जैसे जैसे वक्त बीतता गया हमसे लोग जुड़ते गए और वो लोग भी बाकियों की मदद करने के लिए आगे आए। उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया और आज तुम यहाँ पर जो सिस्टम देख पा रहे हो ये सब कुछ इन सब के भरोसे इन सब के एफर्ट्स के चलते हो पाया है। इसी के साथ ये कहते हुए वो जैसे पीछे पलटती और बताने लगती है कि वक्त कितनी जल्दी गुजर गया पता ही नहीं चला। जब हम मुड़ के देखते हैं तो हम पाते हैं कि हमारे पास आज इतने सारे लोग हैं जो कि एक दूसरे का सहारा है। हम एक फैमिली है, हमारा ये घर है। और जरा उस लड़की को देखो जो पहले कितनी ज्यादा छोटी थी, कितनी ज्यादा केयरलेस थी, लेकिन आज सिचुएशन ने इसे इतना ज्यादा जिम्मेदार और एक मैच्योर पर्सन बना दिया है कि आज खुद ये एक पूरी की पूरी टीम को लीड करने के लायक बन चुकी है। यहाँ पे हानली भी सरप्राइज था जब वो मिस जोंग को अच्छे से देखता है। इस दौरान मिस होंग उससे कहने लगती है कि मैं तुम्हें फिलहाल कहीं और ले चलती हूँ और फिर वो उसे लीड करते हुए यहाँ से दूर ले जाने लगती है। इसी के साथ अब ये लोग चलते चलते गेट के सामने आ जाते हैं जहाँ पर इन्हें जो मिस जोंग थे वो भी ज्वाइन कर लेती है और
और मिस सॉन्ग जैसे ही हानली की तरफ देखती है तो वो उसे इशारे करके कहने लगती है कि हाँ यही है तुम्हारा सरप्राइज। यहाँ पे हानली को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये चीज क्या है, लेकिन वो गहरी सांस लेता है, आगे बढ़ता है और डिवाइन सेंस से सबसे पहले इस दरवाजे को चेक करता है और फिर यहाँ पर दोनों हाथों से इसे जोर से पुश करता है। और जैसे ही ये गेट ओपन होता है तो चारों ओर बस यहाँ पे अंधेरा ही मौजूद था। सामने एक छोटा सा टेम्पल जैसा एरिया था और यहाँ आसपास काफी सारे कैंडल्स जल रहे थे। बट सडनली पीछे से एक बंदा आता है जो कि अपनी तलवार के जरिए से यहाँ पर हानली के ऊपर हमला कर देता है और ये अटैक काफी स्पीड से होता है। लिटरली हानली इस अटैक को बिल्कुल भी प्रेडिक्ट नहीं कर पाता। वो खुद भी सरप्राइज था कि इतनी तेजी से कौन उस पर अटैक करने के लिए आ गया। लेकिन फिर इनके बीच जो जुगलबंदी होती है ना, आई एम डैम श्योर कि जिन लोगों ने भी इस सीरीज को स्टार्ट से फॉलो किया होगा उन्होंने इस मूवमेंट को देखते साथ ही पहचान लिया होगा कि ये बंदा और कोई नहीं बल्कि हानली का सीनियर ब्रदर सॉन्ग है। अब यहाँ पे इन दोनों के बीच काफी अच्छी फाइट चल रही थी, लेकिन फिर हानली यहाँ पर इसके अटैक को बहुत ही इजीली प्रिडिक्ट करते हुए सीधा इसके स्वॉर्ड को यहाँ पे अपने 2 फिंगर के जरिए से पकड़ लेता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि यार जो सीनियर ब्रदर सॉन्ग है वो कितने ज्यादा बूढ़े हो चुके हैं। इन 200 साल में सब कुछ कितना कुछ बदल चुका है। यहाँ पे हानली इन्हें देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज था और अब इसके नेक्स्ट पार्ट में हम जानेंगे कि आखिर इसके आगे की क्या कहानी रहेगी और जिसमें कि बहुत मजा आने वाला है। बट गाइस मेक श्योर कि तुम वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर रहे हो। और हाँ, पहले से मेरी कंडीशन भी अब ठीक है तो प्रोबेबली तुम्हें अब जो बाकी की जो मिसिंग वीडियोस है, फिर चाहे वो ग्रेट रूलर हो, सोल लैंड हो और अगेंस्ट द गॉड और परफेक्ट रोल हो, ये जल्द से जल्द देखने को मिल जाएगी। तो मिलते हैं मैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।